हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेलकम टू गुप्ता स्टडी पॉइंट चैनल। मैं रंजना। आज मैं बात करूँगी क्लोरोप्लास्ट पे। आज भी मैं बात करूँगी। मेरा जो प्रीवियस लेक्चर यानी कि मैंने क्लोरोप्लास्ट पे आप तक का 5 लेक्चर दे चुका है, सॉरी 4 लेक्चर। आज मेरा 5वां लेक्चर मैं देने वाली हूँ। 5वां लेक्चर है, छोटा है, जल्दी कवर हो जाएगा। आज क्लोरोप्लास्ट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, बात करें, मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को हमने पूरी तरह से देख लिया था। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देखा था, कौन से पार्ट को क्या नाम दिया, ये सारी चीज़ें हमने देखा था। आज मैं देखूंगी कि देखिए क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन, ये क्लोरोप्लास्ट का प्रोसेस फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है, ये कहाँ इसका रोल होता है। अगर ये सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है तो इसका क्या काम है, आज हम यही देखेंगे। मैंने बताया था कि क्लोरोप्लास्ट के पास देखिए जो है अपना खुद का क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। इसके पास अपना खुद का क्लोरोफिल होता है। तो इस खुद के क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण ही ये कौन सा प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस। कौन सा प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। इतना बात तो हम बताए थे आपको। लेकिन आज हम देखेंगे कि हमने जब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा तो वहाँ पे हमने 2 स्ट्रक्चर को देखा। एक देखिए, ध्यान से बात को रिमाइंड करें, ले जाइए पीछे, तो आप 2 यानी कि इन द क्लोरोप्लास्ट, इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने 2 देखा। एक ग्राना के बारे में जाना था और एक क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो था ग्राना था, और दूसरा हमारा जो उसमें है वो है स्ट्रोमा। यानी कि एक हमारा जो इम्पोर्टेंट था वो है ग्राना और दूसरा जो है वो है स्ट्रोमा। देखो, स्ट्रोमा और ग्राना का काम क्या है, क्यों इसको 2 नाम दिया गया है। तो आपको ग्राना क्या है ये बात है, ग्रुप क्या है पता है, क्या है, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स स्कल ग्राना, सॉरी ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड स्कल ग्राना। और एक सेल्स में एक क्लोरोप्लास्ट में ग्राना के 40 से 60 40 to 60 मॉलिक्यूल आर फाउंड इन वन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, 40 to 60 molecules of grana फाउंड इन 1 molecules ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के एक अणु में ग्राना के 40 से 60 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। बात समझ आई। तो अब हमारा जो मेन चीज़ है वो हमें देखना है। आप ये देखिए कि ये जो क्लोरोफिल है क्लोरोप्लास्ट की किस स्ट्रक्चर में पाया जाता है, तो ग्राना वाले में। ग्राना हमने देखा ना कि ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड स्कल ग्राना। तो जब ग्राना में से एक सिक्के को बाहर ला रहे थे, एक कॉइन्स को जब बाहर ला रहे थे, तो उसको हम क्या बोल रहे थे, थैलाकॉइड। अब थैलाकॉइड के फिर एक स्ट्रक्चर, मतलब थैलाकॉइड को फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब स्टडी कर रहे थे तो वहाँ पे हमें देख रहा था क्वांटासोम। क्वांटासोम की एक क्वांटासोम में क्लोरोफिल, एक थैलाकॉइड में क्वांटासोम के बहुत सारे मॉलिक्यूल थे। फिर हमने एक क्वांटासोम को सेपरेट किया। तो एक क्वांटासोम में 1 क्वांटासोम हैव अ 22 to 30 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल। यानी कि 1 क्वांटासोम हैव 2 मतलब 220 से 222 to 30 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल। यानी कि क्वांटासोम के एक अणु में क्लोरोफिल के 220 से 230 अणु पाए जाते हैं। तो मेरा मेन जो फोकस है इसी क्लोरोफिल है। तो जो क्लोरोफिल है कहाँ पाया जा रहा है, ग्राना में। तो जहाँ पे क्लोरोफिल, अब आपको पता है क्लोरोफिल की उपस्थिति की वजह से कौन सा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कब होता है, डे में होता है, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दिन में ही क्यों होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन द डे, मतलब दिन के समय में ही सन होता है, जो सनलाइट होता है, इसीलिए ये जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है दिन में होती है। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है इसको हम लाइट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। जब लाइट के अंदर सन के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको लाइट रिएक्शन, और जब रात में होगा, जब सन के एब्सेंस में होगा तो उसको डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, और यहाँ देखते हैं नीचे लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस। हम नीचे लिख दे रहे हैं, आपको समझ में आएगा। लाइट रिएक्शन बड़ा लिख रहे हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। देखो, जो लाइट रिएक्शन है इसको हम प्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं, और जो डार्क रिएक्शन है इसको अप्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। तो बात हमारा ये पॉइंट है फोटोसिंथेसिस।
also called light reaction, because the process of light reaction, the process of photosynthesis occur in the daytime because of presence of sunlight. सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति की वजह से ही प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया दिन में होती है, तो इसको हम लाइट रिएक्शन भी कहते हैं। तो जो ये लाइट रिएक्शन है क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में होता है, तो ग्राना में। दैट्स पॉइंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मेरा फोकस इसी पॉइंट पे है। आज की वीडियो का मेरा मेन टारगेट यही है कि जो लाइट रिएक्शन है ग्राना में हो रहा है। क्यों? क्योंकि ग्राना में क्या पाया जा रहा है, क्लोरोफिल। बात समझ में आ गई। अब देखिए बात आती है तब डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, तो डार्क रिएक्शन जो है वो होता है स्ट्रोमा में। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और ये जो डार्क रिएक्शन है वो नाइट टाइम होता है, ड्यूरिंग नाइट टाइम, यानी कि रात के समय ये रिएक्शन होता है। 2 पॉइंट क्लियर। क्वेश्चन बनेगा कि प्रकाशीय अभिक्रिया हरित लौह के किस भाग में संपन्न होती है, तो होती है ग्राना में। और अप्रकाशीय अभिक्रिया हरित लौह के किस भाग में संपन्न होती है, तो वो है आपका स्ट्रोमा। अब आप इंग्लिश में बोल सकते हैं कि लाइट रिएक्शन वेयर आर अकर, तो लाइट रिएक्शन अकर इन द ग्राना ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, एंड लाइट रिएक्शंस डार्क रिएक्शन आर अकर इन द स्ट्रोमा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि थोड़ा सा कुछ जान जाते हैं कि जब लाइट रिएक्शन होता है तो हमारा क्या बनता है, और जब डार्क रिएक्शन है तो क्या बनता है। तो जब लाइट रिएक्शन होता है तो देखो ये क्लोरोफिल जो है लाइट रिएक्शन है ये हरित लौह के ग्राना भाग में होती है। तो जब लाइट रिएक्शन होता है तो यहाँ पे ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन हमारा मेन प्रोडक्शन क्या होता है, मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, तो लाइट रिएक्शन के दौरान मेन प्रोडक्ट हमारा बनता है ATP और NADP इंटू 2H। प्रकाशीय अभिक्रिया के दौरान इसी का निर्माण होता है। समझ में आया? प्रकाशीय अभिक्रिया के दौरान जब लाइट रिएक्शन यानी कि जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो सबको पता है कि हमारा मेन प्रोडक्ट इन द फोटोसिंथेसिस ग्राना में क्या बनता है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के रूप में क्या बनता है, तो ATP और NADP इंटू 2H। ठीक है, और सेम थिंग बात आती है कि जब डार्क रिएक्शन होता है तो यहाँ पे क्या बनता है, तो जब डार्क रिएक्शन आता है तो यहाँ पे बनता है आपका, ये थोड़ा अलग है, पहले इसको समझाना तो छोड़ देते हैं, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, देखो जब प्रकाशीय अभिक्रिया होती है हरित लौह के ग्राना में होती है, क्या बनता है, व्हाट फॉर्मिंग, तो ATP एंड NADP इंटू 2H बनता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जल के मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, विघटन होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, जल के मॉलिक्यूल्स का विघटन होता है। तो जब ये टूटता है, जब ये अपघटित होता है, टूटता है, तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। सबको पता है ना कि फोटोसिंथेसिस, देखो इस रिएक्शन को देखो, इस रिएक्शन को देखो, समझ में आ जाएगा सब हम जो बताने वाले हैं। सनलाइट और क्लोरोफिल। ठीक है, क्या बन रहा है, C6H12O6 + 6O2। तो हमारा जो मेन प्रोसेस में जो मेन बात कर रही हूँ कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस जो निकलता है वो कहाँ से आता है, तो वो ऑक्सीजन आता है जल के मॉलिक्यूल से। जल के अणुओं का विघटन होता है। ठीक है, विघटन के बाद इस जल के अणु से ही ऑक्सीजन गैस निकलते हैं। ठीक है, अब क्लियर है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन गैस निकलता है कहाँ से आता है, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आर रिलीज फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, द डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये क्लियर है। तो ऑक्सीजन इनसे रिलीज होता है, बात समझ आ गई। नेक्स्ट ये क्लियर है। अब यहीं पे भी हम इससे के जज्बात इसका फुल फॉर्म बता देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, ये पहला क्लियर है। दूसरा हमारा है डार्क रिएक्शन। तो इसमें डार्क रिएक्शन होता है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का फॉर्म होता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो डार्क रिएक्शन में। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो एटमॉस्फेयर से CO2 का एब्जॉर्प्शन होता है, एटमॉस्फेयर से फोटोसिंथेसिस में CO2 कहाँ से आता है, तो एटमॉस्फेयर से। ठीक है,
एटमॉस्फेयर से क्या है प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो ये CO2 आ रहा है, तो ये CO2 से देखिए ग्लूकोज बन रहा है, तो ये CO2 से ही क्या बनता है C6H12 और O6, यानी कि ये ग्लूकोज बनने में जो कार्बन मॉलिक्यूल आए हैं वो कहाँ से आया है, कार्बन डाइऑक्साइड से। अब आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए कौन जिम्मेदार है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मीन्स कि एटमॉस्फेयर से प्लांट जब CO2 और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो CO2 से ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है, और वाटर का जब ब्रेकडाउन होता है तो ये वाटर से ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। अब बाकी CO2 और जो हाइड्रोजन बचता है वो किसके लिए चले जाते हैं, ग्लूकोज फॉर्मिंग के लिए। बात समझ में आ गई। तो क्या बनता है, और नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब ग्लूकोज बनता है तो ये इसके बनने में कुछ एनर्जी लग रहा होगा, कुछ तो एनर्जी लग रहा होगा, तो वो एनर्जी कहाँ से आता है, या वो एनर्जी डार्क रिएक्शन के लिए स्ट्रोमा जो है एनर्जी कहाँ से यूटिलाइज करते हैं, तो वो एनर्जी यूटिलाइज करते हैं ATP और NADP से क्या है एनर्जी इनको मिलता है। समझ में आ रहा है, देखो ऐसे समझो क्या कह रहे हैं कि पॉइंट समझ, ये बात मेरी खत्म हो चुकी है, मैं आपको एक बार और अच्छे समझा दे रही हूँ। देखिए कैसे कि ग्राना में लाइट रिएक्शन होता है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। इसमें लाइट रिएक्शन क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें डार्क रिएक्शन क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। 2 पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट, ग्राना में जब लाइट रिएक्शन होता है तो ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ATP एंड NADP इंटू 2H मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, एंड ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम वाटर, ब्रेक डाउन ऑफ ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल। जल के विघटन से ऑक्सीजन का निर्माण होता है जो कि एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और ये जो बनता है इसको यूटिलाइज होता है ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में बने हुए NADP इंटू NADP इंटू 2H को स्ट्रोमा में हो रहे डार्क रिएक्शन के दौरान क्या है यूटिलाइज कर लिया जाता है, ठीक है। इस भाई कुछ बन रहा है तो इसको बनाने के लिए कुछ ऊर्जा चाहिए, तो वो ऊर्जा कहाँ से आता है, ग्राना लाइट रिएक्शन में बने हुए ATP और NADP इंटू 2H से इनको एनर्जी मिलती है। क्लियर है। तीसरा पॉइंट एकदम सबसे एकदम आसान तरीके में, इसमें डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज का निर्माण होता है, कहाँ से, पेड़ पौधे जो CO2 को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब किए वो ग्लूकोज फॉर्मिंग में क्या है चला जाता है। तो इतना पॉइंट क्लियर है। ये है आपका लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, देखिए कि जो प्लांट्स हैं ये दोनों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि पेड़ पौधे जो हैं किन किन काम में आते हैं। पहला, ये एटमॉस्फेयर को क्लीन करते हैं। दूसरा, हमारे जीवन के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो गैस है वो है ऑक्सीजन गैस, वो कौन देता है, पेड़ पौधे, ठीक है। ये दोनों, ये पेड़ पौधे मतलब ये वातावरण की सफाई भी करते हैं और हमारे लिए भोजन भी तैयार करते हैं, प्लस हमारे ब्रीदिंग के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस है ऑक्सीजन गैस, वो भी क्या है, ये पेड़ पौधे देते हैं। क्लियर है। नहीं आ रहा है, अगर इतना समझाने के बाद भी अगर नहीं आया है, एक बार कमेंट कर दीजिए, हम आपको फिर से पूरी कोशिश करेंगे और भी अच्छे से समझाने का, ठीक है। और भी अच्छे से एक 1 बाय 1 क्या है हम डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट। एक चीज़ बचा है, अभी सब कुछ बताए हैं लेकिन एक चीज़ अभी हम क्लोरोप्लास्ट को लेके वो भी नहीं बताए हैं, जो सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन देखिए बनता है, राइट द 2 ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स नेम। क्या बनता है, राइट द 2 ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स, 2 अर्ध स्वायत्त कोशिकांगों का नाम बताइए। 2 अर्ध स्वायत्त कोशिकांगों का नाम बताइए। तो पहला जो है वो है क्लोरोप्लास्ट, और दूसरा जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो जो क्यों इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स क्यों बोल रहे हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, बिकॉज इनके पास अपना खुद का, इन दोनों लोगों के पास अपना खुद का DNA होता है और अपना खुद का क्या होता है, राइबोसोम होता है।
तो खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम 70 एस टाइप्स का होता है। डीएनए सर्कुलर होता है, तो इनके पास अपना खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम पाए जाने की वजह से ये अपने जीवन का आधा काम खुद ही कर लेते हैं। इनके पास अपना खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होने की वजह से ये अपनी लाइफ का आधा काम खुद ही कर लेते हैं। जैसे इसलिए इनको क्या है, ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स या अर्ध स्वायत्त अर्ध अर्ध स्वायत्त अर्ध स्वायत्त अर्ध स्वायत्त कोशिका, इसलिए इन्हें अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहा जाता है। बात समझ में आ गई? फिर से एक बार समझिए कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक के पास अपना खुद का डीएनए और अपना खुद का राइबोसोम होने की वजह से इन्हें अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। देखो डीएनए है तो इनके पास क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, अपना जो भी का है जो भी जेनेटिक मटेरियल क्या है, जो भी कैरेक्टर्स वगैरह खुद डिसाइड करेंगे। राइबोसोम होना मतलब बात याद रखिएगा, अगर आपको कहीं भी राइबोसोम वर्ड दिख रहा है, ये 3 वर्ड राइबोसोम, प्रोटीन, आरएनए, तो ये तीनों ही क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट, यानी कि राइबोसोम और आरएनए अगर हैं तो प्रोटीन क्या है वहाँ पे होगा ही होगा, क्योंकि ये दोनों लोग प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए ही क्या है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए किन किन 2 चीज़ों का होना अति आवश्यक है, तो वो है आपका राइबोसोम और आरएनए। ये दोनों अगर हैं तो क्या है, आपका प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है। तो ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट। मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम फिर से और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।